तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से कर्तव्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। और हम लोग इकोनॉमिक फाउंडेशन की क्लास में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमारा जो क्लास चल रहा है वो है बेरोजगारी। और पूरे देश में भी बेरोजगारी चली रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा देख ली थी, डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं। तो दो तरीके की बेरोजगारी की बात हुई थी। एक बात हुई थी कि हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में या तो अनैच्छिक बेरोजगारी है या तो स्वैच्छिक बेरोजगारी है, या तो अनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है या तो वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेरोजगार की श्रेणी में आएगा कौन। तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो 0 से 14 वर्ष, यानी जिन्होंने जन्म ले लिया है, वे शिशु, वे बच्चे, और 14 साल तक उन्हें हम शिशु ही मानते हैं, तो वे बेरोजगारी की श्रेणी से बाहर हैं। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बेरोजगारी की श्रेणी से बाहर हैं। तो फिर बेरोजगारी की श्रेणी में कौन आएगा? फिर ये भी बात है कि एक रिटायरमेंट की एज है। तो नीति आयोग ने कहा है कि 62 वर्ष, अगर हम एनसीईआरटी की माने तो 59 वर्ष, तो 59 ईयर्स ऑफ एज तक आप बेरोजगारी की श्रेणी में लोगों को रखेंगे, मगर कहां से? 14 वर्ष पूरा होने तक। यानी अगर कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष पूरा कर चुका है, अब वो 15 वर्ष का हो गया, तो 15 से 59 वर्ष आयु के बीच जो भी लोग होंगे वो काम नहीं कर रहे होंगे, उन्हें हम बेरोजगार मानेंगे। ठीक है। लेकिन जो 15 वर्ष से नीचे होंगे या जो 59 वर्ष से ऊपर होंगे, वो बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आएंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि बूढ़े और बच्चे बेरोजगारी की श्रेणी से बाहर हैं। तो सरकार इनको बेरोजगारी की श्रेणी में गिनती ही नहीं है। अब चाहे भले ये काम करें चाहे काम ना करें। अब बहुत बड़े बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या ओनर हैं, वे अभी भी काम कर रहे हैं, मगर उनको ना तो हम रोजगार में गिनते हैं ना हम बेरोजगारी में गिनते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये अब एक न्यूट्रल बेस है। ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे कौन से लोग, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे बेरोजगारी के और कितने प्रकार हो सकते हैं। तो कई बार आपके आईएएस के प्रीलिम्स में पूछता है कि भारत में प्रायः बेरोजगारी किस स्वरूप में है, तो आपका जवाब होना चाहिए संरचनात्मक। क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो क्या है? संरचनात्मक है। फिर सवाल पूछा जाता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर बेरोजगारी कैसी है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर बेरोजगारी प्रच्छन्न है, यानी छिपी हुई है। फिर मौसमी है, यानी मौसम आधारित बेरोजगारी है। तो मौसम आधारित बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, और घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है, इसका डिस्कशन आज हम लोग अपने इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा कौन, वे कौन उम्र के लोग हैं जो बेरोजगार कहलाएंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जब हम बेरोजगारी की श्रेणी की बात करते हैं, तो एक तरफ शिशु या बाल्यावस्था, तो क्या हो जाएगा ये? 0 से 14 वर्ष। और एक तरफ वृद्ध, 15 से 59 वर्ष। तो सरकार किसे मानती है? तो सरकार जो
इसे लिखेंगे 59 वर्ष से ऊपर, 59 वर्ष से ऊपर, है ना। तो 15 से 59 वर्ष, 59 ईयर्स ऑफ एज, तो 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज वे लोग जो काम की तलाश में हैं, पर रोजगार नहीं पा रहे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हम बेरोजगारी में किसे रखेंगे, 15 से 59 आयु वर्ष के वे लोग जो रोजगार की तलाश में हैं, जो रोजगार की तलाश में मगर काम नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। इसको ध्यान रख लीजिए, सवाल पूछेगा तो आपसे 2-3 सवाल बनेगा। एक तो ये है कि हम बेरोजगारी में किसको नहीं शामिल करते हैं, हम बेरोजगारी में 0 से 14 आयु वर्ष के लोगों को शामिल नहीं करते हैं, और साथ साथ 59 वर्ष से ऊपर के लोगों को शामिल नहीं करते हैं। कई बार आप पूछते हैं सर क्या हम बेरोजगार हैं, नहीं, आप छात्र हैं। छात्रों को भी सरकार बेरोजगारी में शामिल नहीं करती है, क्योंकि 2 कारण है। एक तो ये है कि छात्र अभी पढ़ाई कर रहा है, रोजगार की तलाश में नहीं है। दूसरा ये कारण है कि छात्र के पास एक ट्रांसफर पेमेंट आती है, आपके पास एक ट्रांसफर पेमेंट आ रही है, यानी आपका खर्च चल रहा है। तो ट्रांसफर पेमेंट भारत में या भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अनइकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। लेकिन चूंकि आपको हर महीने घर से पैसा आ रहा है, या कोई छात्र अपने पैसे का अर्जन कर रहा है, तो अगर कोई छात्र अपने पैसे का अर्जन कर रहा है तब तो वो रोजगार की श्रेणी में आ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर से पैसा ले रहा है और वो छात्र है, तो ना तो वो रोजगार की श्रेणी में, ना ही वो बेरोजगार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करेंगे कि संरचनात्मक बेरोजगारी वास्तव में होती क्या है। तो देखिए, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना, उस देश का औद्योगिक क्षेत्र, उस देश में इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर पाती है, उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि वहाँ की आधारभूत संरचना अधूरी है। तो आधारभूत संरचना के पिछड़ने के कारण जब अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन आए, जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आए, तो उसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बात याद रख लीजिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका सिर्फ एक कारण है कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना में पिछड़ापन पाया जाता है, पिछड़ापन पाया जाता है, आधारभूत संरचना में पिछड़ापन पाया जाता है। यानी आधारभूत संरचना क्या, वहां का औद्योगिक क्षेत्र, वहां का औद्योगिक क्षेत्र, या वहां का विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, निर्माण क्षेत्र। अब आपको पढ़ा चुके हैं इसके पहले कि भारत के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, भारत के द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, भारत के तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए भारत के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब सही से काम नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा काम नहीं कर रहा है, इकोनॉमी की आधारभूत संरचना अच्छा काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी समस्या को हम क्या कहते हैं,
संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि जब कल कारखाने नहीं होंगे, जब उद्योग नहीं होगा, विनिर्माण यूनिट्स नहीं लगेंगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग वेल डेवलप्ड नहीं होंगे, तो फिर जो नए श्रमिक होंगे वो काम कहाँ करेंगे, और फिर पुराने श्रमिकों को अपना काम भी गंवाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको देश से संरचनात्मक बेरोजगारी को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, हमें पूंजीगत खर्च करना पड़ेगा, नई नई आधारभूत संरचना वाली इकाइयां लगानी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, तो ये मौसम के साथ जो मांग और उत्पादन का खेल चलता है, तो जैसे जैसे मौसम बदलता है इनका उद्योग क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मौसम आधारित उद्योगों में काम करते हैं उनको यह बेरोजगारी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए पर्यटन गाइड, अब हर साल तो इंसान हर जगह घूमता नहीं है ना, गर्मी की छुट्टियों में घूमता है या विंटर वेकेशन में घूमता है, तो वहाँ पर्यटन गाइड क्या होगा, उसको फिर जॉब ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, या आप ये समझ लीजिए कि आम के सीजन में आम का फल बेचने वाला व जो है बागबान, जिसके पास सीजनल पेड़ है ना, अगर उसके पास सिर्फ आम का पेड़ है, आम का बगीचा है, तो जब आम का सीजन आएगा वही जून जुलाई अगस्त तक जो आम बिकते हैं तो वहीं पर वो काम में रहेगा, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से होटल्स वगैरह भी है, जो पर्यटन पर आधारित होटल्स हैं, है ना, जहाँ मारामारी हो जाती है पीक सीजन में, कहते हैं पीक सीजन चल रहा है, तो वहाँ पर भी समस्या बनी रहती है। तो हम कहते हैं कि मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या हुआ, जो मौसम के आधार पर हो। अगला बेरोजगारी क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी, मौसम पर आधारित मांग एवं उत्पादन से संबंधित। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं होटल या पर्यटन उद्योग, होटल या पर्यटन उद्योग ये किस पर आधारित है, मौसम पर है। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे ये समस्या पैदा होती है। ठीक, अगली बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी की अवस्था कब आएगी, साइक्लिक, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी, तो चक्रीय बेरोजगारी मतलब क्या हुआ, तो इस प्रकार की बेरोजगारी आर्थिक मंदी के कारण होती है ना, कि जब व्यवसाय मंदी के दौरान कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं, जो व्यवसाय मंदी है, यानी जब मंदी आती है, डिप्रेशन आता है, तो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन सुधार जैसे ही होता है उन्हें फिर से काम पर रख लेते हैं। यानी मंदी तेजी पुनरुत्थान, इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है ना। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा चक्रीय बेरोजगारी का मतलब ये हुआ कि जब जब चक्रीय बेरोजगारी होती है या जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, तो मंदी के दौरान जो कंज्यूमर है अपने एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, है ना। और आपने सुना भी होगा कई बार रिटेल सेक्टर में छटनी हो जाती है। आपने भी सुना होगा कि फला कंपनी ने इतने सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। तो उन कर्मचारियों को बाहर क्यों निकाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का असर है ये। यानी जब मंदी आएगी, जैसे जब मंदी आएगी, मंदी आने पर कर्मचारियों की छटनी बढ़ जाती है। ठीक है, तेजी आने पर
कर्मचारियों की नियुक्ति तेज हो जाती है। ठीक, तो जब मंदी आएगी तो कर्मचारियों की छटनी बढ़ जाएगी, जब तेजी आएगी तो कर्मचारियों की नियुक्ति तेज हो जाएगी। तो ये साइकिल है, तेजी का, मंदी का, ये साइकिल है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अब सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसको? छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये प्रायः कहाँ पाई जाती है? प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा कब होता है? तो इसमें क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं, आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं। यानी जहां पर 100 श्रमिकों की डिमांड है, वहां 200 श्रमिक काम कर रहे हैं। ऐसे देखिए, एक तरफ हम कुल श्रमिक रख लेते हैं, एक तरफ कुल श्रमिक, एक तरफ उत्पादन। तो जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखा श्रमिक बढ़ रहे हैं, श्रमिक बढ़ करके L4 हो गए, L5 हो गए, इस तरीके से मान लीजिए L10 हो गए। तो इस पूरे खेत में या इस पूरे चक में या इस पूरी फील्ड में आप देख रहे हैं कि श्रमिकों की संख्या बस 3 ही इम्पोर्टेंट है, 3 तक काम हो जा रहा है। तो होना क्या चाहिए था? उत्पादन बढ़ना चाहिए था, लेकिन उत्पादन क्या हुआ? उत्पादन कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि जैसे जैसे लेबर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्शन क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। मगर प्रोडक्शन क्या हो गया है? कांस्टेंट। यानी ऐसे समझिए कि 3 लेबर लगने पर 300 क्विंटल का उत्पादन होता था। अब 10 लेबर लगने पर भी 300 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक लेबर पर प्रति व्यक्ति 100 क्विंटल का उत्पादन हुआ, यहाँ पर एक लेबर पर सिर्फ 30 क्विंटल का उत्पादन हुआ। यानी जब हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा देते हैं तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और ये जो L4 से लेकर के L10 तक हैं, ये छिपे बेरोजगार हैं। ये क्या कहलाएंगे? छिपे बेरोजगार कहलाएंगे। इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की बेरोजगारी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर सीमांत उत्पादन लगभग शून्य हो जाता है ना? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑफिस में 4 लोगों की आवश्यकता है काम करने के लिए, आपने 8 लोगों को रख लिया। ठीक, तो प्रायः भारत के कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो सवाल क्या पूछेगा? सवाल आपसे ये पूछेगा कि भारत के कृषि क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आप कहिएगा भारत के कृषि क्षेत्र में प्रायः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। फिर सवाल पूछेगा भारत में प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आप कहिएगा भारत में
प्रायः संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, अब अगला बेरोजगारी क्या है? घर्षण जनित, फ्रिक्शनल, यानी घर्षण वाली बेरोजगारी कौन सी है? जो घर्षण से उत्पन्न हो रही, जिसे हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। तो जब आप नौकरी चेंज करते हैं, यानी आप पहले से किसी नौकरी में हैं लेकिन अब आप दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, पहली छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो नौकरी परिवर्तन के दौरान जब आप कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, तो जब व्यक्ति एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश में है, तो हम कहते हैं कि वो अब घर्षण जनित बेरोजगारी में है। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी या दूसरे बेहतर कंपनी की तलाश में रहता है, तो उसे हम कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षण जनित बेरोजगारी, यानी आप कह सकते हैं कि एक कर्मचारी कार्य में रहते हुए दूसरे कार्य की खोज में है ना? कार्य में, एक जहां पर कार्य कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक कार्य से दूसरे कार्य में जाने के बीच का समय क्या कहलाएगा? घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतने प्रकार की बेरोजगारी है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर औद्योगिक बेरोजगारी भी है, तो सिंपल है, तो जहां पर उद्योग की संख्या कम होगी वहां औद्योगिक बेरोजगारी होगी। शैक्षिक बेरोजगारी है, जहां पर शिक्षा का अभाव होगा, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो शैक्षिक बेरोजगारी होगी। और शैक्षिक बेरोजगारी इस सेंस में भी है कि लोग शिक्षा लेने के बावजूद कम योग्यता आधारित काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये पीएचडी होल्डर है, वो लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है वो चपरासीगिरी कर रहा है, तो प्रायः गांव में औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ उद्योग है ही नहीं। तकनीकी बेरोजगारी, जहाँ तकनीकी क्षमतावान लोग हैं, जहाँ तकनीकी क्षमतावान लोग नहीं हैं। हालांकि देखिए, चाहे तकनीकी बेरोजगारी हो, औद्योगिक बेरोजगारी हो, या संरचनात्मक बेरोजगारी हो, या चक्रीय बेरोजगारी हो, इन सबको हम समय के साथ पूरा कर लेते हैं। लेकिन छिपी बेरोजगारी है, तो छिपी बेरोजगारी को कम करने का उपाय क्या है? तो छिपी बेरोजगारी को कम करने का उपाय ये है कि जो लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में लगे हैं, उनको वहाँ से निकाल करके उद्योग क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने आपको इतनी सारी बेरोजगारी बता दी है। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे आखिरकार बेरोजगारी के कारण क्या हैं, वे कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण बेरोजगारी पाई जाती है।